तो आप सभी को गुड इवनिंग। बच्चों देखो, कल जो है आपकी आंसर की आ चुकी है आर ओ एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि मार्क्स क्या बन रहे हैं आप लोगों के, क्या स्कोर रहा है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से अपने मॉर्निंग बैच के दोनों बैचेस से बात की हुई है। तो अभी तीसरा बैच आप लोगों का है, तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं ओवरऑल मेरे उत्तराखंड में लगभग लगभग जो है 3 से 4 जिलों के कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स हैं उनसे बात हुई है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मार्क्स पता चले हुए हैं जो उनके द्वारा आफ्टर दी आंसर की बताए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे बच्चे जिनके 90 प्लस वाले हैं? 90 प्लस, ठीक हो गया। ठीक है, 100 प्लस वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? फाइन। गर्ल्स में कितने जो 90 प्लस वाले हैं? ओके, ठीक है। और ऐसे कोई हैं जिनके 100 प्लस भी हैं यहाँ पे? ठीक है। तो पहले तो अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल बता देता हूँ आप लोगों को। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर इसको एक नॉर्मल जिसने जो कई लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इसको इजी से मॉडरेट लेवल पे लेके चल सकते हैं आप लोग। और चूंकि आर ओ का एग्ज़ाम है और उस कंडीशन में मुझे ये लगता है कि जो पेपर बनाया गया है ये बहुत मुश्किल पेपर नहीं है। अगर आप इसको बहुत आसानी से परीक्षा वाणी को थॉरो रीड करते हैं तो अराउंड 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उत्तराखंड के हैं जो ईजिली कवर किए जा सकते थे। और बाकी करंट अफेयर्स बहुत आसान है, कोई इतनी डीपली करंट अफेयर्स आपसे पूछी नहीं गई है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते ही हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर रहता है, जैसे कि वो टिहरी रियासत के अंदर कौन व्यक्ति थे, वो जज बाई जजमेंटल जो है क्वेश्चन किया जा सकता है कि जर्मनी के कोई व्यक्ति रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो इनको छोड़ देना चाहिए हमेशा। मैं आपको बताता हूँ इस पर टोटल क्या रहा है और क्या जो है कट ऑफ इसकी रह सकती है। मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे जो लगता है जो पेपर है, पहले आपको मैंने जैसे कि बताया इजी टू मॉडरेट रहा और कई कई सारे लोगों से मेरी बात हुई है। देहरादून में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वहाँ कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगा। तो अभी तक एक लड़का मुझे मिला हुआ है जिसके 118.50 हैं। और हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है आदित्य जोशी, उसके जो है 11 हाँ हेलो उसके उसके भी 118.50 मार्क्स करीब करीब बन रहे हैं। बाकी साथ ही साथ जो है आप लोग जानते ही हैं, हमारे संस्थान के प्यारे छात्र महेश चौहान जी हैं, उनके 117 मार्क्स हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ गर्ल्स से भी बात की। सुबह सुबह मॉर्निंग बैच में हमारी कुछ बालिकाएं आती हैं, तो 115 वाली भी कुछ लड़कियां हमें मिली हुई हैं जो हमारे संस्थान की हैं। लेकिन ये जो नंबर है, मैं आपको बहुत जेन्युइनली बोलूं तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ लोग। मैंने उन लोगों से फ़ोन करके ये पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके 120 से ऊपर के मार्क्स हैं, तो हार्डली मुझे एक लड़का मिला है अभी तक कि जिसके 122 नंबर मुझे मिले हुए हैं, जो देहरादून से हैं, जो देहरादून में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं इस टाइम पे। और अल्मोड़ा में अगर देखा जाए, अल्मोड़ा में यहाँ पर 10% लोग, मैं आपसे कहूँगा 10% लोग ऐसे हैं जो 110 से 120 के बीच में हैं। मैं एक सैंपल सर्वे की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि हर किसी के पास इंडिविजुअल जाकर आप पता करना ये तो पॉसिबल है नहीं। तो एक सैंपल सर्वे के अनुमान के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि करीब 110 से 120 में आपको ऐसे मिलेंगे जो 10% यहाँ पर ओवरऑल देने वाले हैं। बाकी 90% बच्चे ऐसे हैं जो 100 के आसपास में है, मतलब 90 से 100 के बीच में है। और गर्ल्स भी आपकी जो है 90 से 100 के बीच में है। बॉयज़ भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो 100 से 105 के आसपास में है। बहुत ज़्यादा उनका नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप इस पेपर की बात करते हैं, ये मेरे लिए ईजी हो सकता है, मेरे जैसे कई सारे और लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ईजी हो सकता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे बैठे रहते हैं, बच्चों, इसमें एक एग्ज़ाम रूम का प्रेशर और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को जब आप कवर कर रहे होते हैं। हमने तो ये एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और मैं अपने स्कोर की अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो मुझे लगता है जब भी आप 150 नंबर के पेपर्स आएँ, आप सबसे पहले जो है पेपर को खोलें और एक बार थॉरो रीड करें पेपर कैसा आया हुआ है। और थॉरो रीड करने के बाद आप OMR शीट को, मैं OMR शीट भी रख ली यहाँ पे, OMR शीट पर सीधे गोले लगाने शुरू ना करें, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है क्योंकि आधा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको आ रहा है, ऑप्शन नंबर ABCD जो भी इसका है, आप वहाँ पर छोटा सा टिक लगा लें। हालांकि यहाँ पे मेंशन किया रहता है कि इस पर कुछ जो है इसमें ना लिखें, कुछ ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो अगर आप छोटा सा डॉट भी लगाएं तो आपको बात के लिए याद रहेगा और उतना कुछ उससे फ़र्क पड़ता है नहीं, इतना टाइम रहता भी नहीं है। तो
मैंने क्या किया, और मैं हमेशा ही ये सजेस्ट करता रहा हूँ सभी लोगों को, कि आप स्टार्टिंग में जब भी क्वेश्चंस करें तो आप उस वहाँ पर डॉट लगा लें, और जितने जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को वहीं पर कवर कर लें। अब डॉट लगा लिया, इजी क्वेश्चंस जो हैं उन पर तो डॉट लगा लिया, जिन पर डाउट लग रहा है उनको बाद के लिए रख लें, उनको बाद में सॉल्व कर लें। तो मैं सुबह वाले, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुबह वाले बच्चों से इस पेपर के बारे में पूछा कि आप लोगों का किस तरीके से, आपको आपको क्या इशू रहे। तो उन्होंने 99% बच्चों ने मुझे बताया कि टाइम का इशू रहा सर हमारे लिए, क्योंकि पेपर उतना मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए। चलो जिनके लिए पेपर मुश्किल होगा वो बहुत अलग बात है, लेकिन मैं अगर देखा जाए तो पेपर सॉल्व करने वाला पेपर है। तो 99% बच्चों ने ये कहा है कि इसमें टाइम का इशू रहा है, टाइम नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको 1% उन बच्चों की भी बात बताना चाहूँगा जिन्होंने अपना टाइम मैनेज करके पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है जीके के क्वेश्चंस देख लिए, उन्हें उनमें ओएमआर में टिक नहीं किया, उन्हें जीके क्वेश्चंस देख लिए और उन्हें डॉट किया हुआ है, मतलब उसको जो है उसमें सिंगल डॉट लगा दिया कि इसका आंसर ये होगा, और जो नहीं है उसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया है, बात के लिए कर लिया है। तो जैसे ही 10-15 मिनट के अंदर ये जीएस वाला पार्ट कवर हो गया, उसके बाद उन्होंने जो है जो रीजनिंग का पार्ट है वो करना शुरू किया है, और 1 घंटा 1.25 घंटा में करीब करीब रीजनिंग हुई है। जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इस बात को, मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो स्ट्रेटेजी उन बच्चों ने भी अपनाई है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। तो जैसे उनका पेपर सॉल्व हो गया तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फिर 10-15 मिनट के अंदर जहाँ जहाँ पर उनको लग रहा है कि ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, तो उन्होंने उसको मार्क कर लिया ओएमआर शीट में। तो फाइनल उनके क्वेश्चंस हो गए तैयार। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए उनके पास काफ़ी समय बच चुका है। मैंने क्या किया, मैंने 12 मिनट में अपना जीएस वाला पार्ट कवर किया, और 1 घंटा करीब करीब मैंने रीजनिंग को दिया। बाकी जो बचा हुआ पार्ट था मेरे पास करीब करीब 1.25 घंटा हो गया था मेरा कवर, तो मैंने 15-16 मिनट के अंदर फिर गोले भरे। अब मेरे पास जो आधा घंटा बचा हुआ था, मैंने उसमें उन क्वेश्चंस को देखना शुरू किया जिनको मैंने रिव्यू के लिए रखा हुआ था। अब सुबह कुछ बच्चों ने ये कहा कि गलतियां ये रही सर, हमने जो है रीजनिंग वाला जो पार्ट था वो पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो अगर आपका, और मुझे ये लगता है कि अगर आपका जीएस वाला पार्ट स्ट्रांग है तो हमेशा जीएस को पहले कवर करें, और अगर आपका मैथ्स वाला पार्ट आपको स्ट्रांग लग रहा है तो आप मैथ्स वाला पार्ट कवर करें। तो उस बच्ची ने बताया कि सर मेरी बायोलॉजी रही है और मुझे थोड़ा मैथ्स से डर भी है, तो मैंने पहले क्या करना शुरू कर दिया, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो नहीं पाए। और कुछ कभी कभी क्या होता है ना, ओएमआर में आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एग्जाम रूम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आप वहाँ पर जो जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, आप आंसर तो होता है बी, लेकिन गलती से एक टिक क्या कर देते हैं हम लोग, सी, एग्जाम रूम के प्रेशर की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो इसलिए जितना हो सकता है आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करते रहें, जितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो है फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे। तो अभी आप लोगों के कुछ टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं हम लोग अब, ताकि 2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। जो 31 जनवरी को आप लोगों का पेपर होना है उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, तो आप ताकि उसके लिए लगातार तैयार होते रहें। मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा। बाकी अगर देखो आप लोगों के बीच में ही आप ही लोग हैं यहाँ पे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100 के अराउंड हैं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग 100 के अराउंड हैं। तो मुझे जो लग रहा है, मैं आप लोगों को देख के और कई सारे और बच्चों से बात करके मुझे ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा फील तो खैर क्या ही कहूँ, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो कट ऑफ है लोअर पीसीएस के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, क्योंकि लास्ट लोअर पीसीएस में एक चीज़ देखने को मिली कि 190 पोस्ट करीब करीब थी, उसमें लिया गया है करीब आपका जो है 3500 स्टूडेंट्स को, और अभी तो खैर 507 लोग जो हैं ये आपका लोअर पीसीएस के लिए, और बाकी जो गन्ना पर्यवेक्षक वाले हैं उसके लिए 121 लोगों को फाइनली चयनित किया गया इंटरव्यू के लिए। तो दोस्त क्या है कि उसमें क्या हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 105, और उसका जो लेवल था वो भी ऑलमोस्ट इसी के इक्वल था। कोई बहुत ज़्यादा टफ उसका लेवल नहीं था, बहुत ईजी भी नहीं था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, बोनस दे दिए 12 नंबर के। तो 12 नंबर के करीब 12 नंबर के बोनस मिले हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ चलेगी कितनी आपकी, 105 चलेगी। 105 फाइनल जनरल की कट ऑफ, मैं आपको जनरल की बात बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो पेपर ये बहुत मुश्किल नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, उत्तराखंड में पढ़ने वाले धुरंधरों की अब कमी नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर, आप यूट्यूब के अंदर देख लीजिए, इतने सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल हो चुकी हैं कि गांव में रहकर भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पेपर में जीएस वाला जो पार्ट है, मैं कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल पार्ट नहीं रहा है। तो इसलिए अगर जिसने टाइम मैनेजमेंट किया होगा तो उसने 110 के आसपास का मार्क क्रॉस किया ही होगा। और
होने को बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जो आपको 110 से ऊपर मिलेंगे। 100 से 110 वाले भी बहुत ज़्यादा रेस में हैं, बहुत बच्चे रेस में हैं। और 90 से 100 जिनके हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा वो लोग लगातार तैयारी में अपनी लगे ही रहें। मैं फाइनल अगर कट ऑफ की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है हार्डली 100 तो जनरल की क्रॉस होनी ही है। आप ये मान के चलिए जनरल की 100 क्रॉस होगी और एक करीब 100 से 103 के बीच में रह सकती है। ईश्वर करे अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ 80 चले जाए। मैं तो यही चाहूँगा, मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, तो आप लोगों के लिए 80 चले जाए कट ऑफ, मैं ये चाहूँगा। और देखो ना 110, 120, 130 वाले बच्चे ना आपको बहुत कम मिलेंगे। मान के चलो 1200 बच्चे हो गए, चलो आपके 1300 1400 बच्चे हो गए, कौन से वाले जो 110 से ऊपर हैं। टोटल बच्चों का सिलेक्शन होना है इसमें 2000 से 2200 करीब करीब, या 2300 हार्ड एंड लेंगे, 15 गुना लेते हैं लोग। तो इस बार लास्ट टाइम पे 16-17 गुना लिया था इन्होंने, तो हो सकता है इस बार जो है करीब इतना फिर से लें लोग। तो 2200 लोगों को अगर करीब लेते हैं, 2200-2300 लोगों को लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरिट काफ़ी नीचे आएगी। और अगर 100 से 103 के बीच में रहती है तो वेल एंड गुड, और अगर 98 के आसपास में चलेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो विमेंस हैं, जो गर्ल्स हैं, मेरे को ये लगता है कि उन्हें अगर वो 95 प्लस भी है ना तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जो है मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ आप लोगों से, 95 से 100 के बीच में मुझे बहुत बहुत सारी लड़कियाँ मिली हुई हैं। और 95% गर्ल्स ऐसी हैं उत्तराखंड के अंदर जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। 5% गर्ल्स ही ऐसी मिलेंगी जो प्रिपरेशन वाली हैं और जो लगातार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो 95 से 100 के बीच में जो गर्ल्स हैं, मुझे लगता है कि वो अपना इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ जो है मेरे अनुमान में आपको बता रहा हूँ, बाकी SC ST की अगर देखा जाए तो यार देखो, मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ या बहुत कम कट ऑफ तो बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन यही रहेगा आपका 94 से 96 के बीच में आसपास जो है कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है। तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी पोस्ट आपकी आने वाली हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी देहरादून और लोक सेवा आयोग हरिद्वार जाने वाले हैं नई वैकेंसीज़ के लिए, और जितने बड़े स्तर पर काम हो सकता है हम लोग उतने बड़े स्तर पर काम करने की सोच रहे हैं। और जिनका फिजिकल होना है वो फिजिकल की अपनी तैयारी करें, क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने फिजिकल की बात कर दी है। और आपको 15 फीट, आपने जैसे कि अभी बताया कि 15 फीट आपको कूदना भी है, तो इसलिए जितना हो सकता है, जैसे सुबह वाले बैच के बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि हम सुबह और शाम को जो है दोनों टाइम पे रनिंग के लिए भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है इस तरीके की जो प्रैक्टिस हो सकती है फिजिकल प्रैक्टिस वो भी कर रहे हैं। तो आप लोग करते रहिए। अब जिनको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कैसे मेंस की प्रिपरेशन होनी है, क्योंकि मैंने जो है इस पर कई मेंस लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को पूरी हेल्प कर दूंगा। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनको भी हेल्प कर दूंगा पूरी की पूरी, कि कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको लिखना है। तो उस पर जो बुक्स आपको चाहिए उसके बारे में, और राइटिंग की प्रैक्टिसेस मैं आपको बता दूंगा। और एक और अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरा ये प्लान है कि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने बच्चे हैं सबको फ्री में प्रिपरेशन करवाऊँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं इंस्टीट्यूट आकर करना प्रिपरेशन, तो वो कर लीजिए। और अगर आप लोग घर में बैठकर करना चाहते हैं तो आप लोग को एक व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा, आप लोग को एक ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर अपने आंसर्स भेजते रहिएगा हिंदी और निबंध के। तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, भेजते रहिएगा, आपके रिव्यूज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़